उन्हें तो मैं चंद सेकंड में कत्ल कर सकता था। चौबी दरवाजे से गुजरकर मैं अंदर शहर में दाखिल हो गया। दरमियाने किस्म का शहर था, गंदा और बदबूदार। इमारतें भी कुशादा और साफ सुथरी नहीं थी। इसकी बनिस्बत आरसाना बहुत अच्छा शहर था। मुझे गिरफ्तार करके लाने वाले मुझे लेकर चल पड़े। सबसे पहले मेरी निगाह जिस चीज पर पड़ी वो लकड़ी के मोटे मोटे सतून से, जिनसे रस्सियां बनी हुई थीं और इन रस्सियों से लाशें लटकी हुई थीं। इन लाशों की तादाद 2 दर्जन से ज्यादा थी। सब एक लाइन से लटके हुए थे। मैं चौंक कर रुक गया। तब घोड़ों पर सवार सिपाहियों ने मेरे जिस्म पे लंबे नेज़े चबोकर मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। मैं ज़हनी तौर पर उलझा हुआ था, लेकिन बहरहाल इन लोगों के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद था। मुझे एहसास हुआ कि इस आबादी का हुक्मरान शायद आरसाना के शहंशाह से भी ज्यादा संग दिल है। घुड़सवार सिपाही मुझे एक भद्दी पत्थरों की इमारत के करीब ले गए। चौबी दरवाजे को खोलकर मुझे अंदर धकेल दिया गया। अंदर बहुत से लोग मौजूद थे। तबाहाल, भूखे प्यासे, बरहना जिस्म, सूखे हुए हड्डियों के ढांचे। उनके साथ कुछ कवि हैकल लोग भी थे जो कोड़े लिए इधर उधर फिर रहे थे। मैं इस वसी इमारत की बुलंद दीवारों को देखने लगा। बिलाशुबा ये कैदी यहाँ से फरार नहीं हो सकते थे, लेकिन वो कौन थे, क्यों कैद थे, इस सिलसिले में फिलहाल कोई अंदाजा नहीं हो सकता था। मैं पूरी इमारत की सैर करता रहा। कैदियों में औरतें भी थीं, बच्चे भी और बूढ़े भी। सबकी हालत तबाह थी, वो काबिल रहम थे। पूरी इमारत देखने के बाद मैं एक कोशे में बैठ गया। मुझे फैसला करना था कि मुझे क्या करना चाहिए। इन कैदियों के सिलसिले में मैं हैरान था। बहरहाल मैं इंतजार करता रहा, यहां तक कि शाम हो गई। तमाम कैदी भूखे थे। पूरे दिन इन्हें खाने के लिए कोई चीज नहीं दी गई थी। रात सोने से कबल कुछ लोग इमारत के जो भी दरवाजे से अंदर आए। उनके हाथों में लंबे लंबे लकड़ी के बर्तन लटके हुए थे, जिनमें एक बदबूदार स्याल था जिससे भाप उठ रही थी। कैदी लकड़ी के प्याले लेकर लाइन से बैठ गए और आने वाले थोड़ा थोड़ा स्याल उन प्यालों में डालने लगे। मैं भी भूखा था, लेकिन जिस अंदाज में यह स्याल दिया जा रहा था और जो इसकी कैफियत थी, इसके तहत मैं किसी कीमत पर इसे लेने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग मेरी तरफ भी आए। फिर उनमें से एक ने कहा, तुम्हारा बर्तन कहाँ है, ये नया आया है। दूसरे ने कहा, ओह, तब फिर आज इसे भूखा रहने दो। पहले ने खुद से कहा और वो आगे बढ़ गए। मैं खून के घूंट पीकर खामोश हो गया। अभी उनसे उलझने को दिल नहीं चाह रहा था, तब वक्ते के हालात मालूम न हो जाए। और इसी वक्त मैंने दरमियानी उम्र के एक आदमी को पकड़ लिया। सुनो, मैंने उससे कहा, मैं इस कैद खाने में नया आया हूं, मुझे नहीं मालूम कि तुम लोगों को यहाँ क्यों कैद किया गया है। क्या तुम मुझे बताओगे? उस शख्स ने मुझे हैरत से देखा और फिर बोला, क्या तुम भी इसीलिए कैद नहीं किए गए जिसलिए हम? नहीं, मेरी कैद की कोई वजह नहीं है, मैंने जवाब दिया। यह कैद हमारी वफादारी का इम्तिहान है। हम इस रोशनी के पुजारी हैं जो पहाड़ों में फूटती है। बेशक वो सच बोलता है, बिलाशुबा वो सच कहता है। तास हमारी तरह इंसान है, वो किसी का माबूद नहीं हो सकता। तास एक हकीर कीड़ा है जो बहरहाल फना हो जाएगा। हमारा गुनाह यही है कि हम तास को माबूद नहीं मानते। हम उसे माबूद समझते हैं जो पहाड़ों में रहता है, जो रोशनी तलू करता है। हम तलू के पुजारी हैं और तास हमें अपनी महकूमी पर मजबूर करता है। हम इसे हाकिम रूहानी नहीं मान सकते, ख्वाह वो हम में से हर एक को फना करते। क्या रोशनी के पुजारियों की तादाद सिर्फ इतनी है जितने यहाँ मौजूद है? मैंने पूछा। नहीं, जहां जहां तास की हुकूमत है वहां लोगों के साथ यही सलूक होता है। रोशनी को महबूद समझने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, हर जगह इनके साथ यही सलूक होता है। लेकिन अहले वफा नजराना जिंदगी पेश कर रहे हैं, करते रहेंगे, बूढ़े ने पुरजोश अंदाज में कहा। और मैंने अपने जहन में खुशगवार सी कैफियत महसूस की। मैं जिंदगी के एक नए बाब से रोशनास हो रहा था। प्रोफेसर, यूं समझो मजहब की इब्तदा हो गई थी। अकायद के परवानों ने असूल जिंदगी पर निसार होना सीख लिया था। इंसानियत तश्कील पा रही थी। वो इसकी शक्ल भद्दी और बेखदोखाल थी, लेकिन इर्तका की मनाजिल तय हो रही थी। उस रात मैंने अपना किरदार तलाश किया। नए लोगों में खुद मेरी अपनी पोजीशन क्या होनी चाहिए, मुझे किसका साथ देना चाहिए। मैं किसी को माबूद नहीं मान सकता था। ताश भी एक इंसान था। इन कैदी इंसानों की मानद इसे भी कोई कैद कर सकता था, जबकि ये लोग मुझे कैद रखने के मिजाज नहीं थे। यह झगड़ा अकायद और इक़्तिदार का था। मैंने इससे दूर ही रहने का फैसला कर लिया। इन लोगों की मजलूमियत पर थोड़ा सा अफसोस जरूर हुआ, लेकिन ये एक जगह महदूद नहीं थे। मैं इन्हें कहां कहां सहारा देता। दूसरी सुबह में मामूल थी। कैदियों से यहाँ कोई काम नहीं लिया जाता था, अलबत्ता उनकी निगरानी सख्त रखी जाती थी। कोड़े बरदार सिपाही उनकी एक एक नकलो हरकत का जायजा लेते रहते थे, और जब उन्हें कोई नापसंदीदा हरकत न मिलती तब बेमकसद कोड़े बरसाना शुरू करते थे। तमाम दिन इसी कैफियत में गुजरा और फिर शाम होगी। शाम को हस्बे मामूल लकड़ी के बर्तनों में स्याल लाया गया। मुझे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन मैं यह स्याल किसी तौर पीने के लिए तैयार नहीं था। चुनाचे मैंने कुछ करने का फैसला कर लिया। सिपाही स्याल तकसीम करते रहे और फिर वो मेरे पास भी पहुंच गए। तुम्हारा बर्तन कहाँ है? उनमें से एक ने पूछा, और इस सवाल पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इत्मीनान से गर्म स्याल की बाल्टी सिपाही के हाथ से छीनी और उसके सर पर उलट दी। सिपाही की दिलदोज चीखों से पूरे कैदियों में जरा सहम की फैल गई। तब दूसरे बहुत से सिपाही मेरे ऊपर टूट पड़े।
उन्होंने चारों तरफ से कोड़े बरसाना शुरू कर दिए। चंद कोड़े खाने के बाद मैंने 2 सिपाहियों के कोड़े पकड़कर उन्हें झटका दिया और अपने करीब खींच लिया। उन दोनों की गर्दनें मेरी आहनी हाथों के शिकंजे में फंसी हुई थी। सिपाहियों ने मेरी गिरफ्त से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें इस वक्त तक न छोड़ा जब तक उनकी जुबानें बाहर न लटक गईं। इन 2 आदमियों की मौत पर सिपाही बरअंगेख्ता हो गए। उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन यह भी उनकी बदबख्ती थी। उन्होंने हथियारों से मेरे ऊपर हमला करके मुझे हथियार फराहम कर दिए थे। चुनाचे एक सिपाही की चौड़ी तलवार मेरे हाथ आ गई और मैंने कैद खाने को सिपाहियों का मक्तल बना दिया। बदहवास कैदी चीखते चिल्लाते कोनों खुदरों में छुप रहे थे। कैद खाने का एक एक सिपाही मेरे हाथों कत्ल हो गया तो मैं अपनी खून आलूद तलवार लहराता हुआ कैद खाने से बाहर निकल आया। दूसरे कैदियों को कैद खाने से बाहर निकलने की जरूरत नहीं हो रही थी। मैं कैद खाने से थोड़ी ही दूर चला था कि सिपाहियों का एक गोल सामने से आता नजर आया और मैं तलवार लेकर तैयार हो गया। मैंने सोचा देखूं तो ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। अगर इन्होंने दोबारा मुझे इसी कैद खाने में ले जाने की कोशिश की तो मैंने कत्ल कर दूंगा। हाँ, अगर मुझे ताश के सामने पेश किया तो ठीक है, इस तरह कम से कम मुझे उससे मुलाकात का मौका तो मिलेगा। सिपाहियों ने मेरे चारों तरफ घेरा डाल दिया और मुझे तलवार फेंक देने का हुक्म दिया। मैं तलवार फेंकती तब वो घोड़ों से उतरे और मुझे रस्सियों से बांध लिया। ये रस्सियां मेरे लिए कच्चे धागे से ज्यादा अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वो मेरे साथ क्या सलूक रवा रखते हैं। इस बार मुझे उस कैद खाने में तो नहीं ले जाया गया, लेकिन एक दूसरे कैद खाने में बंद कर दिया गया। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा इस कैद खाने में मैं तनहा था, इसकी दीवारें भी बहुत मजबूत थी, लेकिन अब मुझे भूख सता रही थी। मैं सोच रहा था कि इस भूख से कैसे निजात हासिल करूं, लेकिन इसके लिए मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मुसल्ला सिपाहियों का पूरा दस्ता कैद खाने में पहुंच गया और मुझे कैद से निकाल दिया गया। इस बार मुझे घोड़े की पेशकश की गई। मैं घोड़े पर सवार हो गया और सिपाही मुझे लेकर चल पड़े। जहां हम पहुंचे वो शहनशाह ताज का महल था। एक तवील रकबे का अहाता किए हुए यह महल भद्दे तर्ज तामीर का नमूना था, ताहम कीमती सामान से आराज था। अजीमुशान दरवाजे से गुजरकर हम एक चौड़ी रविश को अबूर करते हुए एक और दरवाजे के सामने पहुंचे। इस दरवाजे की दूसरी तरफ ताज का दरबार लगा हुआ था। बहुत से लोग बाअदब बैठे थे। पक्के फर्श पर जानवरों की खालों का फर्श बिछा हुआ था जो ताज के तख्त तक चला गया था। ताज के करीब उसकी 5 बीवियां बैठी हुई थी और प्रोफेसर ये सब की सब जवान और खूबसूरत थी। मैंने दूर से उन्हें देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। खुद ताज एक कवि हैकल जिस्म का मालिक और खतरनाक शक्ल का आदमी था। ये वो शख्स न था जिसे फसील पर देखकर मैंने शहनशाह समझा था। उसकी गहरी निगाहें मुझे देख रही थी। सिपाही मुझे लेकर उसके सामने पहुंच कर फिर एक सिपाही ने मेरी गर्दन पर हाथ रखकर सख्त आवाज में कहा, झुक जा अहमक इंसान, झुक जा ताज के सामने। लेकिन सिपाही के बाजू की ताकत मुझे झुका न सकी। अलबत्ता मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे जमीन से उठाया और दूर उछाल दिया। ताज की निगाहों में चमक पैदा हो गई थी। उसने हाथ बुलंद किया और तमाम सिपाही पीछे हटके। तब ताज की आवाज गूंजी, तुम कौन हो जवान? क्या तुम्हारा ताल्लुक हमारी कलमरूज से नहीं है? क्या तुम शहनशाह हो? मैंने सवाल किया। न सिर्फ शहनशाह बल्कि तुम्हारी किस्मतों का मालिक भी। तब शायद तुमने मेरा रिज्क भी खत्म कर दिया है। मैं 3 रोज से भूखा हूं। मैंने अजराह तमस कर कहा। इसकी वजह यह हो सकती है कि तुमने हमारी माबूदियत तस्लीम नहीं की। जिस माबूदियत की इब्तिदा फाककशी से हो उसे कौन तस्लीम कर सकता है? मैंने जवाब दिया और शहनशाह लाजवाब होकर दरबारियों की तरफ देखने लगा। क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुम्हें सरकशी के बावजूद जिंदगी दी गई है? जिंदगी का ताल्लुक पेट से भी है शहनशाह। यह अनोखी जिंदगी मेरी समझ में नहीं आई। मैंने बेबाकी से कहा और शहनशाह की तकरीबन तमाम बीवियां मुस्कुरा उठी। दरबारियों के होंठों पर भी मुस्कुराहट आई और गायब हो गई। तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा मौत भी दी जा सकती है। तब मेरी ख्वाहिश है शहनशाह कि मुझे ग़िज़ा में जहर देकर मारा जाए। मैं भूखे पेट मौत कबूल नहीं करूंगा। और शायद तुम्हें इल्म हो चुका हो कि तुम्हारे सिपाही मुझे कत्ल करने में नाकाम रहे हैं। तुम्हारा गरूर अभी खाक में मिल जाएगा, शहनशाह ने गरजदार आवाज में कहा और फिर उसने एक दरबारी की तरफ इशारा करके कहा, इसे खुराक मुहैया करो। शहनशाह के हुक्म की तामील हुई और मैंने सुकून का सांस लिया। भुना हुआ बकरा, मोटी मोटी रोटियां और दूसरी चीजें खासी उम्दा खुराक थी। 3 दिन की भूख के बाद उसमें से कुछ बाकी बचाने की गुंजाइश नहीं थी। दरबार आम में गोया खुश खुराकी का मुजाहिरा हो रहा था। थोड़ी देर में मैंने सब कुछ साफ कर दिया और फिर शहनशाह की शक्ल देखी। वो अपनी बीवियों से कुछ खुसर फसर कर रहा था। जब मेरे सामने से बर्तन हट गए तो शहनशाह ने मुझसे सवाल किया, अब हमें अपने बारे में बताओ जवान, तुम कौन हो? अगर इस तरह खाना मुहैया करते रहो तो तुम्हारा दोस्त। मैंने जवाब दिया, तुम्हारी मौत ही आ गई है बेवकूफ नौजवान। तुम शहनशाह से दोस्ती का इजहार कर रहे हो। वो अजीम है, वो ताकतवर है, इसके एक इशारे पर तुम्हारी गर्दन उड़ाई जा सकती है। एक दरबारी ने दांत पीसते हुए कहा, यही तमाम खुसूसियात मुझ में है। मैं अजीम हूं, मैं ताकतवर हूं और किसकी हिम्मत है जो मेरी गर्दन उड़ा दे? मैंने जवाब दिया, हमने सुना है कि तुमने बहुत से सिपाहियों को कत्ल कर दिया है। हम तुम्हारी ताकत का इम्तिहान लेंगे। अब मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं शहनशाह। मैंने जवाब दिया और शहनशाह ने एक तरफ हाथ करके कोई इशारा किया।
चंद लम्हात के बाद 3 देवपैकर इंसान एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उनके ऊपरी जिस्म बरहना थे। निचले जिस्मों पर उन्होंने अजीब साख के जेर जामा पहन रखे थे, जिन पर कमर के करीब रस्सी बनी हुई थी। इन तीनों के जिस्म फुलाद से ढले हुए थे। सर बहुत बड़े बड़े और गंजे थे, गर्दनें शानों से मिली हुई थी। इसके जिस्म का एक एक अज़ू अलहदा कर तो शहंशाह ने हुक्म दिया और वो तीनों मेरे गिरद आ गए। वो लड़ाका मुर्गों की तरह गर्दनें झुकाए हुए थे। फिर उनमें से एक आगे बढ़ा। उसके अंदाज में लापरवाही थी। उसने अपने दोनों कभी हैकल बाजू फैलाए और मुझे उनमें दबोचने की कोशिश की। मेरा मूड भी बहुत खुशगवार था। मैंने उसके फैले हुए बाजू पर तवज्जो न दी, अलबत्ता मैंने अपने हाथ की हथेली से उसका गंजा सर पकड़ लिया और फिर थोड़ी सी कुव्वत सर्फ करने से उसका सर अखरोट की तरफ तड़काया। उसके हल्क से एक करीहा चीख निकली और उसका भेजा खून में शामिल होकर बाहर निकला। तमाम दरबारी दम बखुद रह गए थे, लेकिन दूसरे पहलवानों ने अपने साथी के हशर से इबरत न हासिल की। वो सैनी तौर पर भी पहलवान ही थे। दोनों बैक वक्त मेरे ऊपर टूट पड़े। दूसरे लम्हे उनकी गर्दनें मेरी बगलों में फंसी हुई थीं और पूरी कुव्वत सर्फ करके मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कई मिनट तक मैंने उन्हें मौका दिया और जब इस दिलचस्प खेल से मेरी तबीयत उकता गई तो मैंने दोनों के सर पूरी कुव्वत से टकरा दिए। दोनों जंगली भैंसों की तरह चीखे। उनकी खोपड़ियां खून उगल रही थी। दरबारी खौफसदा अंदाज में खड़े हो गए थे और शहंशाह, उसके ऊपर भी बुरा वक्त आ गया था। वो मुंह फाड़े खड़ा था और इसी आलम में कई मिनट गुजर गए। तब मैं आगे बढ़ा और शहंशाह ने खौफसदा अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती को कबूल करता हूँ, बेशक तुम मेरी दोस्ती के काबिल हो। मैंने तमस्कराना अंदाज में शाने झुकाकर उसे ताजीम दी और सीधे खड़े होकर दरबारियों की तरफ देखा। दरबारियों की अब भी बुरी हालत थी। तब शहंशाह तेजी से एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी बीवियां भी उसके पीछे लपकी। शहंशाह दरवाजे में गायब हो गया। दरबारी अलबत्ता अब भी मेरे सामने खड़े थे। क्या हुक्म है मेरे लिए दोस्तों? मैंने पूछा और एक बूढ़ा मेरे करीब आ गया। तुम शहंशाह के दोस्त हो, हमारे लिए काबिल एहतराम हो, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें दोस्तों के मकाम पर पहुंचा दें। और मैं उनके साथ चल पड़ा। बहुत ही खूबसूरत था ये दोस्तों का मकाम। प्रोफेसर सब्जाजार से लदा हुआ, फूलों से ढका हुआ, छोटी सी खूबसूरत इमारत मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं इस नई दुनिया में आ गया। कई खादम मेरी खिदमत पर मामूर कर दिए गए थे। उनमें कोई औरत नहीं थी। यहाँ मुझे जो हालात पेश आए थे उनसे कुछ तकलीफ दे जरूर थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये जगह दिलचस्प महसूस हो रही थी। मैं जानता था कि यहाँ भी बहुत जल्द अपने लिए जगह बना लूंगा। बहरहाल अरसाना की उकता देने वाली जिंदगी से यह जिंदगी खासी बेहतर थी। मैंने काफी वक्त गौर खोज में गुजारा। सच पूछो प्रोफेसर, अरसाना वालों ने मुझे सूरज का बेटा समझा था। इन्होंने मुझे एक मजहबी हैसियत दी थी। गो मैंने उसकी तरदीद नहीं की थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी कि वो किसी देवता की तरह मेरी पूजा करे। उनके एहतराम को मैंने जरूर कबूल किया था, लेकिन उनका पेशवा बनने की कोशिश कभी नहीं की। हालांकि अगर मैं चाहता तो यह ढोंग बखूबी रचाया जा सकता था, लेकिन मुझे ऐसे किसी ढोंग से दिलचस्पी नहीं थी। मेरी शख्सियत तो खुद मेरे जहन में उलझी हुई थी। जब भी मैंने खुद पर कभी गौर किया, मेरे जहन में वीरानियां उमड़ आई थी और मैं इन वीरानियों से बहुत खौफ खाता हूं प्रोफेसर। इसलिए मैं अपने बारे में कभी नहीं सोचता। मज़ाहिब के बेशुमार अदवार गुजरे हैं। कुछ लोगों ने ज़ाती खुद नुमाई के लिए मज़ाहिब ईजाद किए, कुछ ने दीवानगी में अजीब अजीब दावे किए, कुछ लोग इंसानियत के भलाई के लिए सामने आए, कुछ हकीकी मजहब लेकर आए। मैंने कभी मज़ाहब का तजज़िया नहीं किया। यूँ समझो मैंने अपनी तवील जिंदगी में सिर्फ एक शोबा, मैंने मज़ाहिब की गहराई नहीं नापी। हाँ, इंसानियत की कदरें मुझे पसंद हैं। जो मजहब इंसानियत की भलाई का दर्स देता है वो मेरे नज़दीक मोहतरम है। चुनाचे ताज की दीवानगी से भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन लोगों की जिद से भी मुझे कोई लगाव नहीं था जो रोशनी के पुजारी थे। अगर वो ताज की खुदाई तस्लीम कर लेते तो इन पर नेमतों की बारिश हो जाती। ये इनका और ताज का झगड़ा था जिससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी और मेरे ख्याल में झगड़ा इन्हें खुद ही तय करना चाहिए था। मेरी खूब खातिर मदारत की गई। बेहतरीन किस्म का गोश्त, फल वगैरह मेरे लिए आते रहे। फिर तीसरे रोज ताज के पास मेरी तलबी हुई। मैं बेतकल्फी से सिपाहियों के साथ चल पड़ा। ताज ने मुझे अपने खास महल में बुलाया था। उसकी 2 रानियां उसके पास मौजूद थीं। मैं मुस्कुराता उसके सामने पहुंच गया। ताज ने मुझे खौफसदा निगाहों से देखा था, लेकिन फिर उसे अपनी हैसियत का ख्याल आ गया और वो संभल गया। उसने मुझे बैठने के लिए एक तख्त की तरफ इशारा किया जो उसके ऐन सामने था। मैंने दोनों रानियों को सरसरी निगाह से देखा था। वैसे उनमें से एक मुझे पसंद आई थी। ये एक सांवले रंग की दराज कामत औरत थी और मैंने उसकी निगाहों में पसंदीदगी के जज्बात पाए थे। मुझे लाने वाले वापस चले गए तो ताज ने अपने कमरा खास का दरवाजा बंद कर दिया और फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है बहादुर? कोई नाम नहीं है, जिसने जो दिल चाहे नाम दिया है मुझे। तुम भी अपनी पसंद का कोई नाम मुझे दे सकते हो। कहाँ के बाशिंदे हो? मेरा दावा है कि मेरी कलमरू से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे खदोखाल मुख्तलिफ है। इसी जमीन पर होश संभाला है। तुमने जमीन की हद बंदी की है, लेकिन मैं इस पूरी जमीन को अपनी मलकियत समझता हूँ। तुम मुझे जमीन का बाशिंदा कह सकते हो। तुम्हारे लिहाजे में दोस्ती की बू नहीं है। दुश्मनी के ख्याल को जहन से निकाल दो।
जो कुछ हुआ वो फितरत के मुताबिक था। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, और जब दुश्मन नहीं होते तो दोस्त होते हैं। मैंने जवाब दिया और ताज परेशान निगाहों से अपनी बीवियों को देखने लगा। तब सांवली औरत मुस्कुराई और उसने शीरीन लहजे में कहा, फिर भी दुनिया तो तुम्हें किसी नाम से पुकारती होगी। तुम इस जमीन के कौन से हिस्से से यहाँ आए हो? मैं इन दोनों बातों का जवाब दे चुका हूं और जो कुछ कह चुका हूं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। क्या यह दुरुस्त है कि तुम ताज की कलमरू के बाशिंदे नहीं हो? हाँ, यह दुरुस्त है। मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने ज़हीन औरत के सवाल का जवाब देते हुए उसे देखा। उसके खूबसूरत होंठों पर मुस्कुराहट खिल रही थी। तुम दोस्तों के वफादार रहते हो बहादुर? बेशक, बशर्ते कि मेरे दोस्त खुद को मेरी दोस्ती का अहल साबित करते। क्या तुम्हें ताज की कुव्वत के बारे में मालूम है? तुम्हें मालूम है कि इसकी फौजों ने दुश्मनों के सर हमेशा झुकाए हैं? मैं सिर्फ जाती कुव्वत का कायल हूं और इस तरह मैं ताज से ज्यादा ताकतवर हूं। हम अब भी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे नौजवान, क्योंकि तुमने खुद को बहादुर साबित कर दिया है और हम बहादुर की इज्जत करते हैं। हम इन्हें इनकी बहादुरी के मुताबिक मर्तबा देते हैं। तुम हमारे दोस्त हो, हमारे मुल्क के बही ख्वाह हो, हमें तुम्हारी दोस्ती अजीज है। ताज ने कहा और मैं मुस्कुराने लगा। बेशक मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा। मैंने कहा, बताओ हम किस तरह खुद को तुम्हारी दोस्ती का अहल साबित करें? मांगो हमसे कुछ मांगो, हम माबूद हैं, हम कादिर हैं, हम तुम्हें सब कुछ बख्श सकते हैं। शहनशाह ने कहा और मैं उसे देखने लगा। मांग लो नौजवान, बेशक जो चाहो मांग लो। मैं जानती हूँ शहनशाह बेहद फराख दिल है, वो बख्श देता है इसे सब कुछ जिसे वो चाहता है। खूबसूरत औरत ने कहा और मैं अपनी जगह से उठ गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता शहनशाह की तरफ बढ़ा और फिर मैंने खूबसूरत औरत का हाथ पकड़ लिया। यह औरत मुझे दे दो शहनशाह, मैंने कहा और औरत के मुंह से चीख निकल गई। शहनशाह उछल पड़ा। उसकी आंखों में खून का सैलाब मौजन नजर आया। वो खौफनाक निगाहों से मुझे घूरने लगा, लेकिन मैं लापरवाही से मुस्कुरा रहा था। औरत का हाथ मेरे हाथ में था और उसने मेरी गिरफ्त से हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। शहनशाह खूनी निगाहों से मुझे घूरता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके खदोखाल एतदाल पर आ गए। उसने गहरी सांस ली और बोला, इसका जवाब में हमें क्या दोगे बहादुर? अपनी दोस्ती जो तुम्हारे लिए बेहद कीमती शय होगी। दोस्त को मायूस नहीं करता। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? हाँ, मैं जानता हूं। तब लताका आज से तुम्हारी है, ये तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, उसने कहा और मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर उसे ताजीम दी। तब मैंने औरत की आंखों में झांका और उसकी निगाहों की गहराई में तरद्दुद न पाकर सुकून की सांस ली। वो इस बख्शिश से नाखुश नहीं थी। हम आराम चाहते हैं, तुम भी आराम करो नौजवान। लताका आज रात तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और मैं वापस पलट गया। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी कायामगाह पर आ गया, लेकिन दिल ही दिल में हंस रहा था। मेरी दोस्ती मगरूर शहनशाह को बहुत महंगी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं चौकन्ना था। मैं लंबी गर्दन वाले शहनशाह को नहीं भूल सका, जिसने मेरे साथ बाइसा अपनी बेटी को भी आग में झोंक दिया था। उससे भी कम नजर नहीं आता था। बहरहाल मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी। मैं जानता था कि शहनशाह ताज मुझसे खुश नहीं है, या उसे मुझसे नुकसान के अलावा क्या मिला था। न जाने उसने मेरी दोस्ती क्यों कबूल कर ली थी। बहरहाल ये वाकयात मुख्तलिफ अंदाज के थे, इसलिए मैं इनमें पूरी दिलचस्पी ले रहा था। मैं बेचैनी से रात का इंतजार करता रहा और फिर जूं ही दिन की रोशनी ने स्याह चादर उड़ी, लताका हसीन लिबास में मेरे पास पहुंच गई। उसके वजूद में अनोखी महक थी। वह शर्माई सी थी और उसकी आंखों का ये अजनबी सा हिजाब मुझे बेहद पसंद आया। वो मेरे सामने बैठ गई। बेशक ताज वादे का पाबंद इंसान है, मैं उसकी कदर करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी तलब से दुख हुआ है लताका? नहीं। उसने गर्दन हिलाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा। लेकिन तुमने मुझे ही क्यों तलब किया, जबकि तुम्हारी तलब पर एक से एक हसीन लड़की तुम्हारे हवाले की जा सकती थी। मुझे तुम उसी वक्त पसंद आ गई थी जब पहली बार मुझे शहनशाह के सामने पेश किया गया था। मैंने भी तुम्हें पसंद किया था, लेकिन तुम मेरी दस्तरस से बहुत दूर थे। मुझे गुमान भी न था कि मेरी ख्वाहिश इस तरह पूरी हो जाएगी। उसने शर्माते हुए कहा, अगर ये बात है तो मैं खुश हूं। हाँ, अगर तुम्हें मेरी इस मांग से अफसोस होता तो मैं अपने अल्फाज वापस ले सकता था। नहीं, तुम बेहद हसीन हो, बेपनाह ताकतवर और बहादुर, लेकिन इसके साथ जालिम और संग दिल भी हो। वो क्यों? मैंने पूछा और वो उठकर मेरे करीब आ गई। तुम किसी को काबिल एतबार नहीं समझते। किस तरह अंदाजा लगाया? मैं भी तुम्हारे नाम से ना वाकिफ हूं। मुझे भी नहीं मालूम तुम कौन हो, कहां से आए हो। अगर मैं अपने बारे में तुम्हारी बस्ती को बता दूं तो ताज की शहनशाहियत, उसकी माबूदियत खतरे में बढ़ जाएगी। इस वक्त उससे मैं कहीं आला मर्तबे का हकदार हूँगा, लेकिन मैं इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं रखता। रहा नाम का सवाल, तो मैंने दुरुस्त कहा था, मेरा कोई नाम नहीं है। दुनिया मुझे अपनी पसंद के नाम देती रही। किसी ने मुझे तोसा कहा है, किसी ने लातुई, कोई मुझे आसमान का बेटा कहता रहा है, तो कोई सूरज का बेटा। मैं जानना चाहता हूं तुम मुझे क्या कहोगी? सिर्फ बहादुर, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी आंखें शराब बरसाने लगी। आकाशा की मौत के बाद यह पहली औरत थी जो मेरी खलवत में आई थी। मैं खुद पर काबू नहीं पा सकता था। वो हर मामले में मेरी शरीक थी और तवील अरसे के बाद मुझे लाका याद आई। लाका जैसी गर्म जोशी मुझे इस औरत में मिली थी
और यकीनन मैं लताका के लिए अनोखा मर्द था। उसने एक मस्नूई माबूद को देखा था जो जिनसी मामलात में भी अपनी माबूदियत बरकरार रखता था, और जाहिर लताका को यह माबूदियत पसंद न होगी। वो मेरी पुरजोश फितर से हैरान रह गई। तब वो मुझे बेपनाह चाहने लगी। सिर्फ एक रात ने ताश की माबूदियत खत्म कर दी। उसे भूलकर मेरी दीवानी होगी। और रात के आखिरी पहर में मेरे सीने से लिपटे हुए उसने कहा, बहादुर क्या तुम मुझे माफ कर दोगे अगर मैं तुम्हें एक राज बता दूं? मैंने तुम्हें बताने से पहले माफ कर दिया। अब बताओ क्या राज है? मैं खुलूस नीयत से तुम्हारे पास नहीं आई थी। क्या तुम्हारे लिबास में कोई खंजर पोशीदा है? खंजर नहीं, अलबत्ता मेरे सीने में ताश का एक पोशीदा प्रोग्राम है। उसकी दोस्ती बेगर्ज नहीं है। क्या चाहता है मुझसे वो? मैंने पूछा। वो तुम्हारे जरिए आगनास को गिरफ्तार करना चाहता है। वो तुम्हारी ताकत से बहुत मरूब है, लेकिन आगनास की गिरफ्तारी का तसव्वुर भी मौत के मुतरादिफ है। वो इंसान नहीं है। आगनास कौन है? मुझे उसके बारे में बताओ। ताश का सबसे बड़ा मुखालिफ, अलखोरा का सबसे बड़ा बागी, जिसने ताश की फौजों के मुंह फेर दिए हैं। क्या वो बहुत ताकतवर है? मैंने पूछा। मैंने उसे नहीं देखा है। सुना है कि उसने तनहा उसकी पूरी फौज को शिकस्त दी है, और अब ताश की फौज के बड़े बड़े सुरमा उसकी गिरफ्तारी से दुबक जाते हैं। ताश किसी सुरमा को उसकी गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं कर सका है। तब वो मुझसे क्या चाहता है? उसकी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे चालाकी से काम लेकर आगनास की गिरफ्तारी पर आमादा कर लूं। मुमकिन है तुम आगनास को गिरफ्तार करने में कामयाब न हो सको, तुम मारे जाओ और ताश के मुकाबले की दूसरी ताकत फना हो जाएगी। मैं सोच में डूब गया। फिर मैं गर्दन उठाते हुए बोला, कसूर सिर्फ ताश की नीयत का है। अगर वो मुझे एक दोस्त की हैसियत से काम सौंपता तब भी कोई हर्ज नहीं था। मैं उसकी ख्वाहिश की तकमील करता। उसने इसीलिए मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया है। मेरा काम सिर्फ ये था कि मैं तुम्हें उसके लिए तैयार कर लूं। अगर तुम आगनास को गिरफ्तार कर लाते तो मुझे तुम्हारा इनाम समझ लेता, और अगर तुम आगनास के हाथों मारे जाते तब भी ताश के लिए सौदा पूरा नहीं था। मैं कह चुका हूं, सिर्फ उसकी नीयत का कसूर है जिसे मैं माफ करता हूं। बेशक वो साफ दिल दोस्त नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें मुझे देकर मेरे ऊपर एक कर्ज लाद दिया है। मैं इस कर्ज को आगनास की सूरत में उतारूंगा। नहीं बहादुर, मैं नहीं चाहती। अब मैं नहीं चाहती कि तुम आगनास को गिरफ्तार करने पर आमादा हो जाओ। क्यों? मैंने पूछा। जो कुछ मैंने उसके बारे में सुना है वो अच्छा नहीं है। आगनास शैतान है। बहुत सी बुरी बलाएं उसके कब्जे में हैं। वो इंसान नहीं है। उसे गिरफ्तार करना इंसान के बस से बाहर है। मेरे दिल में उससे मुलाकात का इश्तियाक बढ़ गया है। सुनो, तुम ताश को अपनी कामयाबी की दास्तान सुना दो। मैं आगनास की गिरफ्तारी के लिए रवाना होने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त होगी, वो ये कि तुम मेरे साथ चाहोगे। नहीं बहादुर नहीं, अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। मैं कभी इस बात पर आमादा ना होंगी। सुनो, हम एक तरकीब करते हैं। तुम आगनास की गिरफ्तारी का वादा कर लो, मुझे साथ ले चलो। हम यहां से चलेंगे, फौज हमारे साथ होगी, लेकिन रास्ते से हम फरार हो जाएंगे और ताश की सरहदों से इतनी दूर निकल जाएंगे जहां ताश के फौजी हमें तलाश न कर सके। उसने मेरे सीने से मुंह रगड़ते हुए कहा और मुझे हंसी आ गई।